नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी। आज हम भाषा और लिंग भेद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाषा विभिन्न समाजों में बोली जाती है और विभिन्न समाजों के अनुसार ही भाषा अपने अर्थ को प्राप्त करती है। और ये भी हमने पढ़ा कि विभिन्न वर्गों की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है। भाषा के विभिन्न प्रकार हमने देखे थे कि शिक्षा के आधार पर शिक्षित और अशिक्षित समाज और भौगोलिक आधार पर शहरी और ग्रामीण समाज, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष समाज। तो इस तरह से सबकी भाषा में अंतर होता है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा भाषा और लिंग भेद, यानी कि लिंग भेद में स्त्री और पुरुष जो दो लिंग हैं हमारे, इन दोनों की भाषा में क्या अंतर पाया जाता है। तो आप समाज में देखते हो कि जो स्त्री और पुरुष होते हैं उन दोनों की भाषा में कितना अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहला अंतर तो आप ये देखते हैं कि स्त्री की भाषा में एकात्मकता होती है, यानी कि जो स्त्री की भाषा होती है वो जोड़कर रखने की भाषा होती है, उसकी भाषा में विनम्रता होती है, जबकि पुरुष की भाषा में कठोरता होती है। तो इस तरह से जो पुरुष की भाषा होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि उसका प्रभुत्व, उसका वर्चस्व और प्रभाव, प्रतिष्ठा बनी रहे, इसलिए उसकी भाषा में कठोरता होती है। और क्योंकि स्त्री की भाषा में जो स्त्री का नैतिक दायित्व माना जाता है या स्त्री का एक गुण माना जाता है जिसके आधार पर स्त्री को श्रेष्ठ माना जाता है पुरुष से, उसमें सबका ध्यान रखना, सबकी देखभाल करना विशेष रूप से होता है, इसलिए उसकी भाषा जोड़ने वाली और विनम्र होती है। एक और चीज़ देखते हैं कि जो स्त्री की भाषा होती है उसमें सम्मान सूचक शब्द ज़्यादा होते हैं। स्त्री और पुरुष जब एक समाज में होते हैं तो हम देखते हैं कि स्त्री कभी भी अपने पति को तू नहीं बोलती, जबकि पुरुष ज़्यादातर तू बोलता है। स्त्री हमेशा अपने पति को आप कहकर संबोधित करती है। तो इस तरह से स्त्री की भाषा और पुरुष की भाषा में हमें हमेशा अंतर मिलता है। पुरुषों की भाषा अशिष्ट भी होती है और कठोर भी होती है, जबकि स्त्रियों की भाषा शिष्ट होती है और विनम्र होती है। हम एक और भी अंतर देखते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो हमेशा जब प्रयोग करती हैं तो पुरुष के लिए प्रतिष्ठा परक शब्द ही बोलती हैं, जबकि इतना भी अंतर हम देखते हैं कि जो प्रगतिशील समाज हैं, थोड़ा एडवांस समाज जिसे हम बोल सकते हैं, उनमें ये रूप नहीं पाया जाता कि पुरुष के प्रति स्त्री प्रतिष्ठा परक शब्द आप का ही प्रयोग करे और पुरुष स्त्री के लिए तू का प्रयोग करे। अब जो सभ्य समाज होते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि स्त्री के लिए भी उन सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होने लगा है, और यह कहें कि कम से कम बराबरी का प्रयोग तो सभी में होने लगा है। तो इस तरह से हम स्त्रियों के और पुरुषों की भाषा में अंतर पाते हैं। भाषा और लिंग भेद के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है भाषा और जातीयता। तो जो जातीयता होती है उसे परिभाषित करते हुए समाजशास्त्री उसे सांस्कृतिक निरंतरता भी कहते हैं। वो कहते हैं कि सांस्कृतिक निरंतरता का ही एक रूप भाषा है जो जैविक दाय है, यानी कि भाषा और सामाजिक व्यवहार हमें हमारी परंपरा से मिलते हैं। यहाँ जो जातीय शब्द है वो किसी जो आजकल जातियाँ चल रही हैं, कास्ट, शेड्यूल कास्ट, सवर्ण, इससे संबंधित नहीं है, बल्कि जातीयता शब्द एक संस्कृति के एक समूह से है, यानी कि सबकी सांस्कृतिक परंपराएं अलग अलग होती हैं। जैसे पंजाब की सांस्कृतिक परंपरा अलग है, बिहार की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, दक्षिण भारत की अलग है। तो उसमें उस जो सांस्कृतिक परंपरा हमें समाज से मिलती है उसमें शब्द भी उसी तरह के मिलते हैं। यानी कि जातीयता के आधार पर या संस्कृति के आधार पर हम साधारण रूप से उदाहरण में ऐसा समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत में इडली डोसे जो बनते हैं वो वहाँ की संस्कृति है, उसका नाम
हम दक्षिणी भारत की जो खाद्य पदार्थ है उसका नाम हम उत्तर भारत की किसी भाषा में दूसरा नहीं रख सकते, उसे हम उसी भाषा से बोलेंगे। या आलू का पराठा है, उत्तर भारत का एक भोजन है, उसका नाम भी हम कोई दूसरा नहीं रख सकते। यानी ये संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, इससे जातीयता कह सकते हैं। जातीयता का प्रश्न इतना बड़ा होता है, ये धार्मिक आधार पर भी जातीयता निश्चित हो सकती है और सांस्कृतिक आधार पर तो होती है, क्योंकि धर्म संस्कृति का ही एक अंग माना जा सकता है। भौगोलिक आधार पर भी हो सकती है, प्रांत के आधार पर भी। इसे हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जो बंगाल की जातीयता, बंगाल की जो भाषा है, वो बंगाल की जातीयता को यानी कि जो बंगाल की संस्कृति है वो बंगाल की भाषा को धारण करती है। और बंगाल की संस्कृति यानी बंगाली जातीयता जो भाषा को धारण करती है, उसमें इतनी बड़ी अस्मिता का भी सवाल आ जाता है कि जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही पाकिस्तान था, लेकिन उसका जो बंगाल का हिस्सा था उसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे और जो अभी पाकिस्तान है उसे पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। अब इस पाकिस्तान ने जब वहाँ अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू को थोपने का प्रयास किया, यानी कि ये कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा उर्दू होगी, तो बंगाल की जातीयता उसे स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि बंगाल की जातीयता में बंगाली भाषा रमती थी, या कहें कि बंगाली भाषा में बंगाली जातीयता रमती थी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वहाँ उन्होंने उस राष्ट्रभाषा को उर्दू को स्वीकार करने से मना कर दिया और इसी के कारण उसको एक अलग देश बनने के दिशा में एक कदम उठा, उसको एक कारण मिल गया था। और कालांतर में धीरे धीरे जब उनकी जातीय अस्मिता पर सवाल मतलब खतरे में पड़ने लगी, तो उसे पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश बन जाना पड़ा। अगर पाकिस्तान उनकी जातीयता पर हमला ना बोलता, राष्ट्रभाषा के रूप में उर्दू को ना थोपता, बंगाली जातीयता यानी बंगाली जो संस्कृति है उसके अनुसार बंगाली भाषा पर प्रहार ना किया जाता, तो शायद पाकिस्तान से अलग हटने का एक कारण कम हो जाता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, धार्मिक आधार पर भी हम जातीयता के सवाल को देख सकते हैं। जातीयता यानी कि जो उनको संस्कृति से मिली होती है। अब मुस्लिम समाज होता है तो उन्हें अपनी संस्कृति से उर्दू भाषा यानी जिस भाषा में उच्चारण से यानी कि मौखिक रूप से भाषा हिंदी और उर्दू ज़्यादा अलग अलग नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम समाज को अपनी भाषा परंपरा से मिली होती है उसमें फ़ारसी के शब्द अरबी के शब्द ज़्यादा होते हैं, और जो हिंदुओं को अपनी परंपरा से मिली होती है भाषा उसमें संस्कृत के शब्द ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ कहीं संस्कृत के शब्द मिली हुई हिंदी आती है तो मुस्लिमों की जातीयता जाग उठती है और वो उसको स्वीकार करने से हिचकते हैं। और इसी तरह से जो हिंदुओं में जो पंडित लोग हैं, अगर उन्हें उर्दू मिश्रित हिंदी बोलने के लिए कहा जाए तो उन्हें अपनी जातीयता पर थोड़ा उनकी जातीयता जाग उठती है, जातीय अस्मिता जाग उठती है और वो अपने हिंदू होने के गर्व को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत मिश्रित भाषा को बोलने में ज़्यादा गर्व का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से जातीय आधार पर भी हम भाषा को बटा हुआ पाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जातीय भाषा और अस्मिता। भाषा और अस्मिता का मतलब, अस्मिता के आधार पर भी हम भाषा का भेद करते हैं। अस्मिता का अर्थ होता है अस्मि यानी कि हूँ, जो मैं होने का भाव होता है, अपने अस्तित्व के प्रति जो सजगता होती है वो अस्मिता होती है। तो कई बार जब भाषा हम बोलते हैं तो वो भाषा का सवाल हमारी अस्मिता से भी जुड़ा होता है। जैसे भी अभी हमने बताया कि बंगाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो अलग अलग हुए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से नाम बदलकर जो उसका पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश बना, उसका आधार एक भाषाई अस्मिता ही था। जातीय अस्मिता था, लेकिन जातीय अस्मिता के अंदर ही एक भाषाई अस्मिता है कि अगर बंगाली भाषा को कोई चैलेंज करता है तो वो बंगाली लोग अपनी जान
समर्पित कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा को वह नहीं छोड़ सकते। यानी कि अगर हम विदेश में भी जाते हैं और हमें हिंदी कहीं बोलने वाला मिलता है, या हिंदी की कोई भारत की कोई दूसरी भाषा बोलने वाला मिलता है, माना कि तमिलनाडु के लोग हैं विदेश में और वहाँ कोई उन्हें तमिल भाषा बोलने वाला मिलता है, तो उन्हें अपना लगता है। यानी कि उन्हें लगता है कि ये मेरे अस्तित्व को स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक समान होता है। यानी कि भाषाई अस्मिता का सवाल पर जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग बन गया, ऐसे ही हिंदू मुसलमान ये लोग भी अपनी भाषाई अस्मिता के रूप में एक तरफ उनकी प्रांतीय पहचान होती है, अस्मिता का अर्थ हम पहचान मान सकते हैं, तो उनकी पहचान होती है अपनी भाषा। हिंदू मुसलमान या बांग्लादेशी या बिहार के लोग या पंजाब के लोग, जहाँ पंजाब के लोग आपस में बोलते हैं तो वो अपने अस्तित्व का आभास तभी करते हैं जब वो अपनी भाषा में बात करते हैं। हालांकि एक मुख्य भाषा मातृभाषा ही होती है, सबसे पहली भाषा, लेकिन जब प्रांतीय या जातीय या सांस्कृतिक स्तर पर अपनी भाषा का बोध होता है तो हमारी अस्मिता भाषा से जुड़ी होती है। एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि विजय लक्ष्मी पंडित जो हमारी विदेश मंत्री थी, पहली विदेश मंत्री, वो रूस में गई और उनका अगले दिन भाषण होने वाला था। रात में वो भाषण उन्हें दिखाना था। विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना भाषण लिखकर उन्हें दे दिया रूस वालों को। तो रूस के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उसको फाड़कर रद्दी में फेंक दिया उनके भाषण को, और कहा कि क्योंकि उनका भाषण अंग्रेजी में लिखा था, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ना तुम्हारी भाषा है ना मेरी भाषा है, मेरे मंच से अगर आप अपना भाषण देंगे तो या तो मेरी भाषा में देंगी या अपनी भाषा में देंगी। तो इससे विजय लक्ष्मी पंडित ने उसी रात जवाहरलाल नेहरू को फ़ोन किया और बताया कि यहाँ इस तरह से मेरे भाषण को फाड़ दिया गया, तो दूसरा भाषण वहाँ पर फिर हिंदी में लिख कर गया। इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश के चाहे जवाहरलाल नेहरू थे चाहे विजय लक्ष्मी पंडित थी, उनमें भाषाई अस्मिता नहीं थी, जबकि रूस में भाषाई अस्मिता थी। और इस भाषाई अस्मिता को हम जापान में, जर्मनी में, चीन में देखते हैं। भारत में भाषाई अस्मिता का इतना वर्चस्व या इतना महत्व तो हम नहीं पा रहे हैं अभी। हालांकि अब जब से हमारी ये नई सरकार आई है तब हम भाषाई अस्मिता को कुछ ज़्यादा रूप में देखते हैं। या एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया तो उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में दिया। तो जब अपनी भाषा से अपने अस्तित्व की पहचान करते हैं तो वो भाषाई अस्मिता होती है। हमारे भारत के जो पंडित हैं उनमें भाषाई अस्मिता हम पूरे जोर शोर से देख सकते हैं कि कोई भी भारत का पंडित संस्कृत से विरत होकर उर्दू को नहीं अपनाता है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि भाषाई अस्मिता हमें धार्मिक आधार पर ज़्यादा देखने को मिलती है। जो मुस्लिम मुल्ले मौलवी हैं या मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वे अरबी फारसी के शब्दों का इस्तेमाल अपनी अस्मिता से जोड़कर देखते हैं, और भारत के जो पंडित लोग हैं, पंडित धर्मगुरु हैं, वे संस्कृत से अपनी अस्मिता को जोड़कर देखते हैं। पर जनमानस में भाषाई अस्मिता बहुत कम मिलती है। वो अंग्रेजी के शब्दों का भरपूर प्रयोग करते हैं और उन्हें नहीं पता होता, ये बोध ही नहीं होता, ये समझ ही नहीं होती कि हमारी भाषाई अस्मिता यानी कि भाषा के साथ हमारा अस्तित्व का, अस्मिता का प्रश्न किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें हमारी भाषा अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी अस्मिता धीरे धीरे लोप होने की तरफ चली जाती है। अपनी भाषा जब तक हम जोड़े रखते हैं, अपनी भाषा को जब तक हम आगे बढ़ाए रखते हैं, तो हमारा अस्तित्व भी उतना ही दृढ़ होता चला जाता है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं भाषाई अस्मिता को कि जो भाषा होती है वो हमारी संस्कृति को संभालने का एक थैला होती है। जैसे कि अगर आपके पास अपना थैला नहीं और आपने दूसरे के थैले में अपना सामान रख दिया और यात्रा करने के लिए चल दिए, और आप किसी ट्रेन में बैठे और वहीं वो बैग अपना मांगने लगे, अपना थैला वापस मांगने लगे, तो आप अपने सामान को कहाँ रखेंगे। यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है वो भाषा के थैले में होती है। अगर हमारी भाषा का थैला मजबूत है और हम उसको समेट कर संभाल कर रखे हुए हैं तो हमारी संस्कृति संभाल कर रखी रहेगी, और हमारी संस्कृति में ही हमारी अस्मिता यानी हमारे होने का भाव निश्चित रहता है। तो इस तरह से भाषाई अस्मिता एक बड़ा मुद्दा होता है जिसे हमें हमेशा संभाल के रखना है।
धन्यवाद।